अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारी रिवीजन क्लास चल रही थी I2B की, PRC 5 की। आज जो है वो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चैप्टर 1 को अगर दोबारा रिवाइज़ करें तो हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी अगर मार्केट के अंदर बंदा बिज़नेस करने आ रहा है तो सबसे पहले इसकी नीयत यह होगी कि वो इस बिज़नेस से प्रॉफिट कमाना चाहता है। अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो क्या करेगा, या तो गुड्स प्रोवाइड करेगा या वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले उसको रेवेन्यू, इनकम चाहिए होगी। इनकम होगी तभी वो प्रॉफिट अर्न कर सकेगा। फिर उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसके ऊपर कुछ कॉस्ट भी लगेगी, कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे रेंट, सैलरी, सप्लाई, इस तरह के एक्सपेंसेस वगैरह भी होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम जो है वो रेवेन्यू में से लेस करेंगे कॉस्ट, और फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट मनी, एक्सपेंसेस वगैरह लेस करेंगे, फिर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह फिर हमने क्या देखा था कि हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान के फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है। फिर हमने डिस्कस किया पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने विजन को देखा, जो कि हमारे फ्यूचर जो हम फ्यूचर में अपने आप को किस जगह पे देखना चाहते हैं, इस जगह को हमने देखा। फिर हमने विजन स्टेटमेंट बनाई। फिर हमने मिशन देखा, मिशन क्या था हमारा, ओवरऑल पर्पस क्या है, गोल क्या था हमारा, जर्नल ओवरऑल एम क्या है, और ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कोई स्पेसिफिक एम है तो वो क्या है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि जी आपका जो बिज़नेस है उसमें विजन और विजन स्टेटमेंट होती है, मिशन होता है। मिशन में जो है फिर हमने बाकी चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा गोल और ऑब्जेक्टिव के अंदर। फिर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, जिसमें हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्स आता है, ह्यूमन रिसोर्स आता है, कैपिटल आता है, एंटरप्रेन्योरशिप आती है। फिर हमने उसके बाद जो है वो स्टेक होल्डर को देखा। स्टेक होल्डर हमारे पास इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की और उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। इसी तरह जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर और उसके डिसीजन के अंदर इंटरेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने जो है वो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने क्या देखा कि आपके पास जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं इनके पास कौन से सोर्सेज ऑफ पावर होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर के पास कौन से सोर्सेज ऑफ पावर होते हैं। फिर हमने पावर इंटरेस्ट मैट्रिक से देखा था कि जिस बंदे का जिस तरह का इंटरेस्ट है, अगर किसी के पास जो है वो लो पावर है, लो इंटरेस्ट है, तो खाली चीज़ों को मॉनिटर करेगा। अगर किसी के पास लो पावर है, हाई इंटरेस्ट है, तो वो कीप इन्फॉर्म करेंगे। अगर किसी के पास हाई पावर, लो इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे, उसको फिर हम जो है वो कीप सेटिस्फाइड विद एक्टिव। जी क्या आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? अच्छा, हमने क्या देखा था, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स के अंदर हमने जो है वो लो पावर और लो इंटरेस्ट को देखा था, वो सिर्फ मॉनिटर करेगा। फिर हमने क्या देखा, लो पावर हाई इंटरेस्ट को जो कीप इन्फॉर्म्ड होगा। फिर हमने देखा कि हाई पावर लो इंटरेस्ट होगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। इसके बाद हाई पावर हाई इंटरेस्ट को देखा, जो कि मैनेज क्लोजली करेगा रेगुलर इंगेजमेंट के साथ। इन तमाम चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया था, आज जो है वो हम अपना चैप्टर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑनरशिप ऑफ बिजनेसेस। इसको जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक टूल है जहाँ पर अरेंज किया जाता है इंडिविजुअल्स को, और आप कंबाइन किया जाता है अपने रिसोर्सेज को, और फिर इन रिसोर्सेज को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। Business organization is an entity formed for the purpose of carrying on required activities to achieve its goals and objectives। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई जाती है कि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। तो मुख्तलिफ किस्म की आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। कल हमने डिफरेंट तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप जो है कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्लॉथ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर एक जनरल डेफिनेशन हम इसकी डिस्कस करें तो क्या है, अन ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल टू अरेंज इंडिविजुअल और कंबाइंड रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर के अंदर जो है इनको कंबाइन करती है, रिसोर्सेज को और इंडिविजुअल्स को अरेंज करती है। और क्या करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी फॉर्म फ्रॉम द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन रिक्वायर्ड एक्टिविटी टू अचीव इट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। इस तरह हमारे पास जो है वो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स भी हैं। कुछ जो है वो पर्पस के लिहाज से, कुछ ऑनरशिप के लिहाज से, कुछ फंडिंग के लिहाज से, कुछ अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से जो है हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड किया। पर्पस के लिहाज से क्या है,
कि इनके डिफरेंट पर्पस हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। हो सकता है इसका पर्पस हो प्रॉफिट कमाना, या इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है इसका पर्पस जो है वो पब्लिक सेक्टर की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। हो सकता है इसका पर्पस जो है वो हेल्थ हो सकता है इसका पर्पस एजुकेशन हो सकता है इसका पर्पस जो है नेशनल डिफेंस हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्पस हो सकता है। इस बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर क्या है, ऑनरशिप के लिहाज से, ऑनरशिप के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स की ऑनरशिप हो सकती है। हो सकता है उसको कोई प्राइवेट बंदा या शेयर होल्डर जो है उसका ऑनर हो सकता है पब्लिक सेक्टर हो, पब्लिक बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर लोग हैं वो इसके ऑनर हो सकता है इसको गवर्नमेंट ऑन करती हो, या इसको जो है वो कॉपरेटिव बॉडीज जो हैं वो इसकी ऑनर तो कोई भी ऑनर हो सकता है। उस बेसिस पे भी जो हम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके अलावा जो हम फंडिंग के लिहाज से, हो सकता है ये लॉन्ग टर्म फंड के ऊपर चल रही हो सकता है कि ये इशू व न्यू शेयर के ऊपर चल रही हो सकता है ये बोरविंग के ऊपर चल रही हो, बोरविंग फ्रॉम द लैंडर्स के ऊपर चल रही हो सकता है ये चैरिटी के ऊपर चल रही हो। फंडिंग के सोर्सेज भी हो सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर चल रही हो सकता है लोगों से उधार पे पैसा लेके फिर ये चल रही हो सकता है ये अपनी मार्केट में अपने न्यू शेयर इशू करती हो, लोग उन शेयर को परचेज करते हो, फिर कंपनी के पास पैसा आता हो, फिर कंपनी चलती हो। अकाउंटेबिलिटी, हो सकता है कि कंपनी जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से चल रही हो, ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल टू इट ऑनर फॉर द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। हो सकता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन चल रही हो। तो इन बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। और क्लासिफाई जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन को टू ब्रॉड टर्म्स में करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। फीचर्स के लिहाज से हम ऑर्गेनाइजेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और क्लासिफाइड हम उसको कितने में करते हैं, 2 हिस्सों में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला फैक्टर आता है वो हमारे पास क्या आता है, सोल प्रोप्राइटर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें पहली जो है वो हमारे पास सोल प्रोप्राइटर आती है। मतलब ये है कि सिर्फ एक बंदा उसका ऑनर होता है, एक इंडिविजुअल उसका ऑनर होता है जो उसको चला रहा होता है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप आल्सो नोन एज सोल ट्रेडरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसके दूसरे नाम है, इज अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन, को सिर्फ एक आदमी जो है वो चला रहा होता है। देर इज नो लीगल डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑनर एंड द बिजनेस। ऑनर और बिजनेस में किसी किस्म की कोई डिस्टिंग्विश नहीं होती है। कोई एक बच्चा इसकी अच्छी सी एग्जांपल दे दे, कोई आपके सामने ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ एक ही ऑनर हो। इतनी मुश्किल एग्जांपल तो नहीं बच्चों मैंने आपसे पूछ ली, कोई एक एग्जांपल बस बता दो कि यार एक जैसे परचून हो गया, परचून में एक ही बंदा ऑनर होता है, उसका बिजनेस उसी का बिजनेस होता है, सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा, इस तरह इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि आपको लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए होती है। मतलब आप इजीली अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसको मिनिमम कॉस्ट के ज़रिए इजीली इसको चला सकते हो। आप इसके ऑनर होते हैं, आप ही फैसले करते हैं, आप ही अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं, और अपना न्यू बिज़नेस फटाफट जो है वो मार्केट के अंदर लेकर आ जाते हैं। हो सकता है आप उसकी लोकल न्यूज़पेपर के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। लीगल रिक्वायरमेंट भी आपके ऊपर जो है वो बड़ी मिनिमम सी होती है। और क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर मार्केट में आना नहीं पड़ता। मतलब जो उसका बिजनेस है उसी का ही उसके लेना देना, वो उससे सेपरेट नहीं हो सकता, उसका बिजनेस उससे सेपरेट नहीं हो सकता। अगर वो किसी के पैसे नहीं देगा, एक दुकानदार अगर किसी के पैसे नहीं देगा, तो वो ये नहीं कह सकता कि जाओ मेरी दुकान से ले लो, क्योंकि वो दुकान का ऑनर है, तो उससे उसका बिजनेस सेपरेट नहीं है।
कुछ जो होते हैं सोल प्रोप्राइटर, उनको जो है हो सकता है कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए, जैसे अगर कोई डॉक्टर वगैरह अपना क्लिनिक वगैरह खोलना चाह रहा है तो मिनिमम से लाइसेंस वगैरह जो है वो उनको रिक्वायर्ड होते हैं। Secrecy. The proprietor, unlike the owner of a partnership or a corporation, does not have to discuss his or her operating plans with the other partner or a public. क्या मतलब? अपनी चीज़ों को बड़ा सिक्योर रखता है, किसी के साथ डिस्कस नहीं करता अपना प्लान कि कल को मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर गोल क्या है, मेरा एम क्या है, ये किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। और उसके जो भी प्लान होते हैं वो पब्लिक को नहीं बताता। अगर वो सोचता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे तो वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करेगा, वो दूसरे लोगों के साथ जाकर डिस्कस नहीं करेगा, वो उसको सीक्रेट रखेगा और उस पर अमल करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगा। इस बिज़नेस को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसने फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक को दिखानी नहीं होती, ये खुद ही ऑनर होता है। उसके बाद ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? सोल प्रोप्राइटर का होगा, क्योंकि जब एक बंदा उसका ऑनर होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा वो एक ही बंदे को दिया जाएगा और उसका जो भी लॉस होगा वो भी उसी का होगा। मतलब स्टेक होल्डर भी वही होगा, शेयर होल्डर भी वही होगा, ऑनर भी वही होगा, कंपनी को फंड भी वही देगा, कंपनी का डिसीजन भी वही करेगा, वही डिसाइड करेगा किसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, वही डिसाइड करेगा किसको बोनस मिलना है। एडवांटेज है ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायरेक्ट कंट्रोल। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है और डायरेक्ट कंट्रोल है, हर चीज़ को सुपरवाइज कर रहा है, हर चीज़ को देख रहा है, कंप्लीट कंट्रोल हर चीज़ के ऊपर। अगर उसने नीचे लड़के काम करने के लिए रखे हैं तो उसको मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है कौन क्या कर रहा है, हर चीज़ के ऊपर उसका मुकम्मल कंट्रोल है। उसको पता है कौन सा बंदा किस टाइम क्या किस कर रहा है, वो कौन सी चीज़ सप्लाई कर रहा है, उसको क्या चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट मेरी कम हो गई है, कौन सी चीज़ मुझे परचून की दुकान में रखने की ज़रूरत है। तो क्या है? ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायरेक्ट कंट्रोल। उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन। सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसके पास फ्रीडम होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन के लिहाज से। मैनी गवर्नमेंट रेगुलेशन फेडरल और प्रोविंशियल अप्लाई ओनली टू द बिजनेसेस दैट हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉय के लॉज निकालती है, कुछ सिक्योरिटी लॉ निकालती है और बताती है कि इतने अगर किसी कंपनी के मेंबर्स होंगे तो उसको जो है वो सोशल सिक्योरिटी से एफिलिएट होना चाहिए। अगर उसके बंदे होंगे तो उसके पास ये फायर अलार्म्स ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस छोटा होता है, वो इन चीज़ों से बच जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो लेबर लॉ लग सकता है, हो सकता है फूड सेफ्टी लॉ लग जाए। जैसे आपकी गली मोहल्लों में जगह जगह पर दुकानें वगैरह खुली होती हैं फास्ट फूड की, तो इनके ऊपर क्या लग रहा होता है? इनके ऊपर फूड के लॉस तो लग रहे हैं, लेबर के लॉ लग रहे हैं कि छोटे बच्चे को काम पे नहीं रखना, कोई गलत चीज़ आवाम को खिला नहीं देनी, लेकिन इनके ऊपर वो लॉ नहीं लग रहे कि फ़लाँ सेफ्टी अलार्म भी आपके होना चाहिए कंपनी के अंदर, फ़लाँ चीज़ भी आपकी कंपनी में होनी चाहिए, आपके पास जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको जो है वो आपने प्रोविडेंट फंड भी देना है, उनको आपने जो है वो गोल्डन हैंडशेक पेमेंट भी देना है, उनको आपने फ़लाँ चीज़ भी देनी है। तो इस तरह के उसके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन नहीं लग रहे थे। टैक्स भी थोड़ा होता है, लोअर टैक्स होता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर होता है और उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी जो है वो गवर्नमेंट कम ही लगा रही होती है और आराम से जो है ये अपना बिज़नेस ख़त्म कर लेता है। जब इसका दिल करता है उठता है अपना बिज़नेस ख़त्म कर सकता है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लीगल कंडीशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। सब बच्चों के बंदों के पैसे पूसे पे करके अपना बिज़नेस अगर जो है वो ख़त्म करना चाहे इसको ख़त्म भी कर सकता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। ये क्या मतलब हुआ कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड? देखिए, जब इंसान अकेला बिजनेस कर रहा होता है तो उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर वो किसी के पैसे ना दे तो लोग आपके घर के दरवाजे तक आ जाते हैं। अगर किसी परचून वाले ने किसी से 10 लाख रुपए का सामान लिया हुआ, उसके पैसे ना दे, लोग उसका घर बार बेच के भी पैसे ले लेंगे। यानी कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि जी इतनी ही लाइबिलिटी तक मैं जो हूँ पैसे अपने बिजनेस से दूंगा। जैसे कंपनी वगैरह जब बनती है तो वो अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर लेते हैं। कुछ लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं, कुछ अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। लिमिटेड कंपनी क्या है? वो अपनी लाइबिलिटी को एक हद तक लिमिटेड कर लेती है। अगर कल को हम डिस्ट्रॉय हो जाएं, हम तबाह हो जाएं, तो हम इतनी लाइबिलिटी तक लोगों के पैसे पे करेंगे, इसके बाद तक नहीं।
मतलब ये नहीं होगा कि हमारा घर बार हर चीज़ बिक जाए, लेकिन सोल जो प्रोपाइटर होता है उसका क्या होता है, उसका घर बार हर चीज़ बिक जाता है, जब तक उसके पास कुछ नहीं रहता, तब तक वो तमाम लोगों के पैसे जब तक उतार ना दे। लेट्स सपोज अगर किसी के पास 10 लाख के एसिड है और उसने 20 लाख मार्केट से लिया हुआ है, तो उसका सब कुछ बेच के सब लोगों पर डिवाइड किया जाएगा, मतलब उसके पास कुछ नहीं रहने दिया जाएगा, ना मकान, ना कपड़ा, ना रोटी, कुछ भी नहीं। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरी डिसएडवांटेजेस क्या है, भाई फंड कहाँ से राइज करूँ, सोल प्रोपाइटर हूँ, सिंगल बंदा हूँ, ना मेरा कोई पार्टनर है, ना मैंने कोई कंपनी बनाई हुई है कि मैं शेयर इशू करूँगा मेरे पास जो है वो पैसा आ जाएगा। पैसा उसके लिए इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या हो सकता है उसके पास स्किल लिमिटेड हो सकता है वो परचून के काम करने की उसके पास स्किल ही ना हो सकता है उसके पास डॉक्टर वाली स्किल ही ना हो, तो स्किल भी लिमिटेड हो सकती है। हो सकता है उसके पास एक ही स्किल हो, सिर्फ वो स्केलिंग कर सकता है, या वो सिर्फ जो है वो दांत वगैरह बना सकता है, ये स्किल हो, बाकी स्किल्स ना हो उसके पास, तो हो सकता है कि लिमिटेड स्किल्स भी। और आप लोगों के माइंड में क्या आता है और क्या क्या हो सकता है? तो दूसरा क्या है, लेक ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, द सीरियस इलनेस ऑफ ऑनर could result in a failure of a business। अगर वो तवज्जो नहीं देगा बिजनेस के ऊपर, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसका बिजनेस जो है वो तबाह हो सकता है, उसका गोइंग कंसर्न जो है वो ख़त्म हो सकता है। डिफ़िकल्ट इन फाइंडिंग अ क्वालिफाइड एम्प्लॉयड। हो सकता है उसको क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिलने में मुश्किल हो जाए। एक परचून की दुकान है, उसके लिए अब उसको क्वालिफाइड एम्प्लॉय तो नहीं चाहिए, या हो सकता है लोग उसके पास ना आए। इसके बाद जो है वो टैक्सेशन। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको टैक्सेशन में एडवांटेजेस वगैरह भी मिल जाते हैं, इस तरह जो जैसे उनको रिबेट्स वगैरह मिल जाते हैं, कुछ जो है वो टैक्स क्रेडिट वगैरह मिल जाते हैं, इस तरह काफ़ी जो है वो उसके अंदर जो है वो उनको एडवांटेज हो सकते हैं। लेकिन हमने अभी देखा कि सोल प्रोप्राइटर को एक एडवांटेज होता है कि टैक्स के ऊपर कम होता है, लेकिन साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि हो सकता है उसके पास जितनी उसकी इनकम ना उससे ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो टैक्स का रेट लग रहा हो सकता है वो जो है वो टैक्स उससे ज़्यादा काटा जा रहा हो। समझ आ रही? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, ये भी हमने डिस्कस किया, एक सिंगल बंदा वो इन तमाम एडवांटेजेस को ख़त्म करना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, वो पार्टनरशिप बना लेता है। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और पार्टनरशिप ले बन जाती है, पार्टनरशिप वजूद के अंदर आ जाती है। अब जब पार्टनरशिप वजूद के अंदर आती है तो पार्टनरशिप के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जितना प्रॉफिट होता है, एक तो ये है कि उतना प्रॉफिट उन दोनों को आपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। पार्टनर दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितना उनके पास प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। फिर क्या हो सकता है, किसी का नॉलेज दूसरे से ज़्यादा अच्छा हो, एक दूसरे के नॉलेज को शेयर भी कर सकते हैं। डिसीजन लेने में उनको फ़ायदा हो सकता है किसी के पास क्लाइंट ज़्यादा हो, किसी की मार्केट में जो है वो नाम उसका ज़्यादा हो सकता है इनको कंट्रोल करने में आसानी हो। ये एडवांटेजेस है। लेकिन डिसएडवांटेजेस में क्या हो सकता है कि इनकी भी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी। एडवांटेजेस सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, इजीली फॉर्म हो जाती है, आराम से बंद हो जाती है, फॉर्मेशन तो आराम से हो जाती है इसकी। दो पार्टनर एग्री होते हैं, एक जगह के ऊपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखते हैं और क्या बन जाता है, और वो जो है पार्टनरशिप बन जाती है, और इस पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, आराम से बन जाता है। उसके बाद फंड भी आराम से जो है वो राइज कर सकते हैं। हो सकता है एक पार्टनर के पास पैसा ज़्यादा, तो वो ज़्यादा फंड राइज कर लेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पार्टनरशिप के ऊपर एग्री कर लेंगे। हो सकता है 80-20 की रेशो डिसाइड कर लें, हो सकता है 50-40 की रेशो डिसाइड कर लें, कोई भी रेशो जो वो डिसाइड कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है, हो सकता है किसी पार्टनर का नॉलेज ज़्यादा हो, स्किल ज़्यादा हो, जैसे भी मैंने डिस्कस की, हो सकता है उसके पास कस्टमर ज़्यादा हो मार्केट में, हो सकता है उसका नाम ज़्यादा हो। कभी कभी क्या होता है, लोग सिर्फ वैसे ही किसी पार्टनर को अपने साथ अटैच कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि मार्केट में इसका नाम है। अगर हम इसको अपने साथ अटैच कर लेंगे तो इसके कस्टमर भी हमारे पास आएंगे, हमें मज़ीद फ़ायदा होगा, इसके कस्टमर लिस्ट भी हमारे पास आएगी, इसकी स्किल्स भी हमारे पास आएंगी। तो ये फ़ायदा है। जैसे टीचर्स हैं, आप इस बात से फेमिलियर है कि एक टीचर दूसरे कॉलेज में चला जाता है, क्यों दूसरा कॉलेज को ले लेता है, उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। कॉलेज उसको अपने साथ ऐड इसलिए करना चाहता है कि इसके बच्चे भी मेरे पास आएंगे, इससे मेरे कॉलेज का नाम बढ़ेगा। हो सकता है उसको अपने साथ पार्टनर बना ले, फिर डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होती है, दो पार्टनर आराम से डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोल करने में भी आसानी रहती है। डिसएडवांटेज में क्या है, इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है। अगर इनका बिजनेस चला जाए तो इनको बेशक अपना घर बार भी बेचना पड़ता है, हर चीज़ बेच बूझ के पैसे देने पड़ते हैं। फिर क्या है, प्रॉफिट जो है उनको शेयर करना पड़ता है। ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, एक कह सकता है 10,000 फीस रखो, एक कहता है 20,000 फीस रखो, ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं। उसके बाद क्या, कि अगर पार्टनरशिप को लीव करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, एक प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ चलोगे। बनाना इसको आसान है लेकिन इसको छोड़ना मुश्किल है। ठीक है, जब एक पार्टनर लीव करना चाहता है, द वैल्यू ऑफ देयर शेयर मस्ट बी कैलकुलेटेड, उसका वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिसाइडेड हु इज़ गोइंग टू अक्वायर द शेयर ऑफ अ लिविंग पार्टनर, जो जाना चाह रहा है उसका शेयर कितना है, यह आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको क्या पड़ेगा, एंड इफ़ दैट पर्सन इज एक्सेप्टेबल टू अदर पार्टनर, और अगर उसका शेयर कोई दूसरा पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है तो दोबारा से आपको अपनी रेशियो रिवाइज करानी पड़ेगी। ठीक है, इफ अ पार्टनर हु ओन्स मोर देन 50% ऑफ द एंटिटी, अगर किसी पार्टनर के पास 50% से ज़्यादा है, अगर वो मर जाए या डिसेबल हो जाए, फिर क्या होगा। टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स, मोस्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंक्लूडिंग अ स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनरशिप, बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप हैं जो पार्टनरशिप को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक ऑनर से दूसरे ऑनर पर शिफ्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देती हैं, ताकि अगर वो मर जाए या डिसेबल हो जाए तो उसकी पार्टनरशिप कोई दूसरा बंदा ले ले, बाय करी जाती है या सेल की जाती है, उस तरह का कोई एग्रीमेंट वो बना लेते हैं। मुख्तलिफ तरह के पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है, मतलब आप सिर्फ किसी पार्टनर का नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने भी डिस्कस किया, किसी अच्छे टीचर का नाम लेके आप कॉलेज ओपन कर लेते हैं। वैसे कुछ पार्टनर का वहाँ पे कोई जो है मैनेजरियल रोल ना हो, टीचिंग रोल ना हो, लेकिन सिर्फ आप उसके नाम को यूज़ करें, लायबल कल को वो भी होगा अगर कोई नुकसान होता है। फिर हमने देखा जी लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड का वर्ड आ गया ना, मतलब इन लोगों ने अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर लिया कि हम सिर्फ इस हद तक अपनी लायबिलिटी पे करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर इनके पास 10 लाख रुपये और इन्होंने अवाम का 20 देना है तो ये सिर्फ 10 ही देंगे, अपना घर बार नहीं सेल करेंगे। ये फ़ायदा है, अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर लेते, एक जगह तक रोक लेते। और क्या है, इनका बिजनेस अलग होता है, ये बिजनेस से अलग होते हैं और इनकी कंपनी अलग होती है। अगर कोई बंदा इनसे पैसे लेने आया तो ये कहते हैं हाँ भाई हमसे पैसे ना लो, हमारी कंपनी से जाके पैसे। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक सेपरेट पर्सन होता है और इसके ऑनर सेपरेट होते हैं कंपनी से। जबकि हमने पार्टनरशिप में क्या देखा कि ऑनर भी कंपनी का हिस्सा ही होता, पार्टनरशिप का हिस्सा ही होते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी जो है सोल प्रोप्राइटर भी अपने बिजनेस का ही हिस्सा होता है, सेपरेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट। जितने भी कंपनी के ऑनर होते हैं उन्होंने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड की होती है, किसी ने 1 मिलियन तक लिमिटेड की होगी, किसी ने 2 मिलियन तक लिमिटेड की होगी, किसी ने 3 मिलियन तक लिमिटेड की होगी, जहाँ तक उन्होंने लिमिटेड की होगी वहाँ तक उन्होंने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड की होगी। और आप इनको फोर्स नहीं कर सकते कि ये उस लिमिटेड लायबिलिटी से ज़्यादा दें। मतलब अगर एससी लर्निंग ने अपनी लायबिलिटी 1 मिलियन तक लिमिटेड की है तो आप 1 मिलियन से ज़्यादा एससी लर्निंग से, जब वो बैडेड हो जाए या अगर वो जो है वो चली जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो 1 मिलियन से ज़्यादा आप रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड की है 1 मिलियन। इसको एक दफ़ा रीड कर लो। A
कंपनी इज आल्सो नोन एज कॉरपोरेशन, ये बात भी याद रखना। फिर क्या है कि आपके पास जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इसके अंदर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर हो, वो आपके पास क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैनी स्मॉल कंपनीज आर प्राइवेटली हेल्ड, मीन दैट द ओनरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। उन्होंने अपनी ऑनरशिप को जो है रिस्ट्रिक्ट किया होता है, ये पब्लिकली जाकर अपने शेयर जो है वो सेल आउट नहीं कर रहे होते। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ लार्ज कॉरपोरेशन जो होती हैं वो पब्लिक लिमिटेड के अंदर आ रही होती हैं, जहाँ पे ये लोग इजीली सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट सोल्व कर रहे होते हैं। कोई भी पब्लिकली जाकर इसको परचेज वगैरह कर रहा होता है। समझ आ गई? अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट नीडेड अ मोर मनी, अगर वो कुछ और मनी चाहता है, जो उसके पास रिक्वायर्ड कैपिटल अगर उससे भी ज़्यादा मनी चाहता है, तो वो क्या करेगा, may have to obtain financing by going public through an initial public offering। जब एक प्राइवेट कंपनी पहली दफ़ा अपने शेयर ऑफर करना जा रही होती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। एमएफए में जाके आप ये पढ़ोगे। दिस इज बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय सेलिंग अ स्टॉक सो दैट इट कैन बी ट्रेड इन अ पब्लिक मार्केट। वो क्या होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहले होगी, पहले स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्टेड होगी, फिर वो अपने जो है स्टॉक वगैरह को सेल कर सकती है। प्राइवेट कंपनी अपने फाइनेंस जो है वो किसी और तरीक़ों से भी रेज कर सकती है, प्राइवेटली जाकर लोगों से कहें कि हमें फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करो, इस तरह भी जो है वो अपना फाइनेंस वगैरह रेज कर सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, स्टेक होल्डर, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ कंपनीज भी देख लेते हैं हम लोग। इसकी हमने जो है एडवांटेजेस नहीं देखे कंपनीज के। आपके जहन में क्या क्या आ रहा है? सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो ये है कि आप इसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। दूसरा क्या है, इसके पास जो है वो रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो होता है वो अवेलेबल होता है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या है, अपना जो ऑनरशिप है वो इजीली ट्रांसफ़र कर देती है। अनलिमिटेड लाइव होती है, बंदा मर भी जाए कंपनी चलती रहती है, कोई और ऑनर बन जाता है, उसके बच्चों में जो है वो चली जाती है, कोई और ऑनर बन जाता है, इस तरह की सिचुएशन चली जाती है। और क्या इसके एडवांटेज है, टैक्स डिडक्शन हो सकता है, इसको टैक्स रिबेट्स वगैरह मिलते हैं, टैक्स अलाउंस वगैरह मिलते हैं। कंपनीज टैक्स जितना डिडक्ट होना चाहिए उतना डिडक्ट करती है, बाकी जो है उसको रिफंड भी हो जाता है, इस तरह की भी सिचुएशन होती है। अपना फाइनेंस इजीली राइज कर सकती है, जाए अपने शेयर्स वगैरह सेल कर अपना फाइनेंस राइज कर ले, इस तरह का उसको फ़ायदा हो सकता है। डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, इसका डबल टैक्स कट जाए इसके प्रॉफिट के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर भी इसका टैक्स कट रहा होता है, तो इस तरह के कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और क्या है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन बड़ी हाई होती है, SECP से अप्रूव करा के लाओ, मेमोरेंडम बनाओ, ये काम करो, वो काम करो, काफ़ी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कंपनी के ऊपर। जबकि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि जाओ जी रजिस्टर हो, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जाके अप्रूवल लेकर आओ, फिर जो है वो लिस्टेड हो, फलां काम करो, ये हो, इतने मेंबर हो, ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है इनके ऊपर लगी होती है, जबकि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के अंदर नहीं लगी होती। अब अगर मैं एक समरी आपके साथ डिस्कस करूं सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और कंपनीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में आपके पास सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे अहम एडवांटेज हमें किसके नज़र आता है, कंपनी के अंदर, कि हमारी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, जबकि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में हमारी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। टैक्स सबसे कम हमें कहाँ देना पड़ता है, सोल प्रोप्राइटर में देना पड़ता है। टैक्स बेनिफिट हमें कहाँ पे मिल रहे होते हैं, कंपनी के अंदर मिल रहे होते हैं। ये ओवरऑल मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। फिर क्या है, यहाँ पर लाइव जो है किसकी अनलिमिटेड होती है,